आ गए आप लोग। मैं हूं दिव्यांश, स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। ये स्टेनो का 8 फरवरी का जो शिफ्ट थी उसी का आगे का सेट पेपर है। यदि आपने पहले का इसका पार्ट नहीं देखा तो उसको पहले देख लीजिए, फिर आप इसको देखिए। तो जो हमारा लास्ट था वो हो गया था। 38 क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, 39 छूट गया था मुझसे। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या बताना है, ग्रामेटिकल एरर के बारे में बात करना है। तो इस पर लिखा हुआ है द लाइफ साइकिल hypothesis holds that individuals seek to smooth consumption over the course of a lifetime, borrowing in times of low income and saving during period of big income। ठीक है। जो आपका जीवन चक्र है वो क्या चीज़ को बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो क्या चाहते हैं कि भाई उनकी जो जीवन है उनका आराम से कम खर्चे में और इन सेविंग के साथ चलता रहे, जिससे कि एक समय के बाद उनके पास काफ़ी ज़्यादा इनकम हो जाएगी। तो ये देखने में बड़ा कठिन सा लग रहा है, लेकिन इसमें जब आप एरर देखेंगे तो बड़ी ही बच्चों वाली इसमें एरर है, जो आप पहले भी देख चुके होंगे। ड्यूरिंग और पीरियड ऑफ दोनों कभी एक साथ नहीं आते। ड्यूरिंग का मतलब ही क्या होता है, उस पीरियड के दौरान। ठीक है, तो ड्यूरिंग और पीरियड एक साथ प्रयोग हम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर गलती हो जाएगी आपके इस पार्ट में। आ गया समझ में। अब देखते हैं हम, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा तो पेशेंस बनाए रखिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पैसेज है और इसमें क्या होती है, नींद आती है, बोरिंग आपको लगेगा ये चीज़। तो आप बोर मत होइए, मैं थोड़ा कॉमेडी कर करके आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। देखना, अ न्यू पेपर पब्लिश्ड बाय रॉकमैन या रॉचमैन, जो आपको बोलना है वो बोलो, अंग्रेज है क्योंकि ये, एंड हर कलीग्स इन फेब्रवरी इन द जनरल इकोलॉजी शिफ्ट्स थ्रू पास्ट रिसर्च ऑन मरीन डेब्रिस। यानी क्या होता है मराइन डेब्रिस, का मतलब होता है जो समुद्र का कचरा होता है उसके बारे में बात की जा रही है। टू असेस द ट्रूथ एक्सटेंट ऑफ द एनवायरमेंटल थ्रेट। अब इसको देखो हिंदी करने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखिए जो कुछ ये आर्टिकल होते हैं, न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट्स होती हैं, इनकी प्रॉपर हिंदी नहीं की जा सकती। यदि आप सोचो ना, राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेस क्रिकेट, सीता गाना गाती है, तो उस टाइप से इसकी प्रॉपर हिंदी कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, इसका अर्थ समझ में आ सकता है, और जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप एबल हो जाओगे ना, तो आपको हिंदी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा इंग्लिश पढ़ना और अपने क्वेश्चंस का आंसर देना। तो देखिए इसको मैं बताता हूँ। एक जो नया पेपर था, जो अखबार था, किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, जो रॉकमैन और उसके कॉलेज के द्वारा। कब? फरवरी में। ठीक है, नाम क्या था उसका, जर्नल इकोलॉजी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, शिफ्ट थ्रू पास्ट रिसर्च। तो उन्होंने एग्जामाइन किया। शिफ्ट थ्रू का मतलब क्या होता है, एग्जामाइन करना, निरीक्षण करना, परीक्षण करना। किस पर परीक्षण किया? जो पिछली रिसर्च की गई थी, किस चीज़ के ऊपर, समुद्री कचरे के ऊपर, मराइन डेब्रिस यानी क्या होता है, समुद्री कचरे के ऊपर। तो उन्होंने इस चीज़ को क्या किया, एग्जामाइन किया, निरीक्षण किया कि जो पास्ट में जितनी भी स्टडी की गई है समुद्र कचरे के ऊपर, उससे एनवायरनमेंट को कितना खतरा है। द ट्रू एक्सटेंट ऑफ द एनवायरमेंटल थ्रेट। ठीक है, इसके लिए किनने, रॉकमैन और उसके कलीग्स ने ये पहल की। प्लेंटी ऑफ स्टडीज़ हैव साउंडेड अलार्म बेल्स अबाउट द स्टेट ऑफ मराइन डेब्रिस। जितनी भी स्टडी हुई अभी तक समुद्री कचरे को लेके, जैसे कि जो हम गंदगी समुद्रों में फेंक देते हैं, इसके ऊपर जितनी भी रिसर्च हुई है, उसके हिसाब से ये बताया जाता है कि भाई बड़ी ही खतरे की घंटी है ये वाली चीज़, इतनी स्टडी बताती है। रॉकमैन एंड हर कलीग्स सेट आउट टू डिटरमाइन हाउ मैनी ऑफ दोज परसीव्ड रिस्क्स आर रियल। तो जो रॉचमैन या रॉकमैन जो भी थी या था, और उसके हर लड़की थी, देखिए हर कलीग्स आ रहा है तो मतलब रॉकमैन कौन है, ये लड़की है। ठीक है, या रॉचमैन भी हो सकती है। और उसके कलीग्स ने ये निश्चय किया कि वो पता करेंगे कि अभी तक जितनी भी स्टडी हुई है उनमें से जो रिस्क की वो बात कर रहे हैं वो कितनी सच्चाई है उन चीज़ों में। जैसे कि क्या होता है ना, हम रिसर्च करते हैं और फिर मान लेते हैं सीधी की सीधी बातें। जैसे अभी कोरोना वायरस को लेके कितनी फालतू की चीज़ें आती रहती हैं, कहीं इस किताब में ये लिखा था, ये पहले बता दिया गया था, ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, गर्मी से मर जाएगा, लेकिन कोई इस पर रिसर्च नहीं करता। तो ऐसी समुद्री कचरे को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा स्टडी थी, और उनमें बताया था हर बार के रिस्क है, रिस्क है, रिस्क है, रिस्क है। तो उन्होंने केवल सच्चाई को सोच रहे थे कि हम कैसे सच्चाई का पता करें। नेक्स्ट देखना, ऑफन रॉचमैन शेज, अक्सर रॉचमैन कहती हैं
साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक विल रैप अप अ पेपर बाय स्पेकुलेटिंग अबाउट द ब्रॉडर इम्पैक्ट्स ऑफ व्हाट दे हैव फाउंड। कई बार क्या करते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं ना, अपने पेपर्स को, जो भी रिपोर्ट्स होती हैं उनको रैप अप यानी बंद कर लेते हैं और क्या अंदाजा लगा के बता देते हैं, एक ब्रॉडर इम्पैक्ट बता देते हैं, बस लंबा चौड़ा सा कि ये होगा, मतलब सूक्ष्म डिटेल नहीं बताते, ऊपर ऊपर से वो बता देते हैं कि उन्होंने क्या रिसर्च किया। जैसे कि अभी भी आप देखते होंगे कोरोना वायरस को लेके, तो बस अभी तक क्या लग रहा है, साइंटिस्ट पूरी माइन्यूट डिटेल्स तो नहीं बताते आपको, छोटी से छोटी डिटेल, मिनट बोला है मैंने, माइन्यूट भी बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, एक ब्रॉडर बता देते कि भाई अभी नहीं बना, अभी सोच चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, मे बी देयर स्टडी हैज शोन दैट सर्टेन सी बर्ड्स ईट प्लास्टिक बैग्स। मे बी हो सकता है कि उनकी स्टडी ने ये बताया है कि कुछ सी बर्ड्स होते हैं, कुछ निश्चित सी बर्ड्स यानी जो समुद्री जीव होते हैं वो प्लास्टिक के बैग्स खा जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक के बैग्स खा जाते हैं। एंड द पेपर गोज ऑन टू वार्न दैट द होल वर्ल्ड पॉपुलेशंस आर एट रिस्क ऑफ डाई आउट। और वो बस वो क्या करते हैं, देखो ये बात तो सही है कि सी बर्ड्स हैं ना, कुछ लोग जो सी बर्ड्स हैं वो प्लास्टिक खा जाते हैं, और फिर इसका एग्जांपल लेकर साइंटिस्ट क्या करते हैं, पूरी जितनी भी प्रजातियां हैं सभी को एट स्टेक कर देते हैं और सभी को रिस्क के दायरे में रख देते हैं कि भैया ये मरने वाले हैं। बट द ट्रुथ वॉज दैट नो बडी हैड यट टेस्टेड दोज परसीव्ड थ्रेट्स। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी ने भी, कि जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं, मतलब कि यदि कोई एक जानवर यदि प्लास्टिक खा रहा है तो उससे वो क्या बोलते हैं कि भैया सारे ही मर जाएंगे, सबको ही खतरा है। लेकिन कोई ये, लेकिन बस लोगों ने मान ली उनकी बात, साइंटिस्ट की, वैज्ञानिकों की, लेकिन किसी ने टेस्ट नहीं किया, मतलब उस पर टेस्ट नहीं किया, उस पर रिसर्च करके नहीं देखा कि भाई सारी प्रजातियों के ऊपर ऐसा हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये रॉकमैन का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। रॉकमैन सेज देयर वॉज नॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि पर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती है और पर्याप्त जानकारी नहीं है। नेक्स्ट देखना, रॉचमैन एंड हर कलीग्स एग्जामाइंड मोर देन 100 पेपर्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ मरीन डेब्रिस दैट वर पब्लिश्ड थ्रू 2013, ठीक है, 2013। तो रॉकमैन और उनके कलीग्स ने क्या किया, एग्जामाइन किया मोर देन 100 पेपर्स, 100 पेपर से भी ज़्यादा, ठीक है, 100 पेपर से ज़्यादा पेपरों को उन्होंने क्या किया, एग्जामाइन किया, और उन पर जितने भी मरीन डेब्रिस के जो प्रभाव बताया गया था कि इतना प्रभाव पड़ता है, दैट वर पब्लिश्ड, जो कब 2013 में जो भी रिपोर्टें आई थी, तो उन सभी रिपोर्टों को उन्होंने क्या किया, निरीक्षण किया, अच्छे से उन्हें पढ़ा। विद इन ईच पेपर, प्रत्येक पेपर में दे आस्क्ड व्हाट थ्रेट्स साइंटिस्ट्स हैड स्टडीज 366 परसीव्ड थ्रेट्स इन ऑल एंड व्हाट दे हैड एक्चुअली फाउंड, ठीक है। तो उन्होंने हर पेपर में ये पूछा कि जो साइंटिस्ट ने जितना कुछ भी पढ़ा है तो उसमें से कितनी उन्हें थ्रेट्स मिली, 366 परसीव्ड थ्रेट्स मिली इन ऑल एंड व्हाट दे हैव एक्चुअली फाउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखना, इन 83% ऑफ केसेस, मतलब कि जितने उन्होंने केसेस पढ़े उनमें से 83% द परसीव्ड डेंजर्स ऑफ ओशियन ट्रैश वर प्रूव्ड ट्रू, मतलब कि 83% जो भी साइंटिस्ट ने बातें की थी वो सच थी, जितनी भी उन्होंने थ्रेट्स बताए थे, तो 83% क्या मिले, सच मिले, वैलिड मिले। इन मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग केसेस द वर्किंग ग्रुप फाउंड द स्टडीज टू शॉर्टी टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम। और बाकी के जो केसेस थे तो उनका जो ग्रुप था, किसका, रॉकमैन को और उनके कलीग्स का, तो उन्होंने ये पाया कि जो उन्होंने कंक्लूजन दिया है बाकी केसेस में तो वो धुंधला है, शॉर्टी यानी कि होता है धुंधला है, अस्पष्ट है। दे लेग्ड अ कंट्रोल ग्रुप फॉर एग्जाम्पल और यूज्ड फॉल्टी स्टैटिक्स, ठीक है, वो अपने ग्रुप को कंट्रोल नहीं कर पाए, और जो उन्होंने स्टैटिक्स, जो सांख्यिकी बनाई थी, जो आंकड़े बताए थे, वो क्या थे, कई जगह पर गलत थे। नेक्स्ट देखना, स्ट्राइकिंगली, मतलब कि स्ट्राइक करते हुए, रॉकमैन सेज ओनली वन वेल डिजाइंड स्टडी फेल टू फाइंड द इफेक्ट इट वर लुकिंग फॉर। वो बोल रही, उन्होंने बोला, रॉकमैन ने बोला केवल एक ही बहुत अच्छे से डिज़ाइन की गई जो स्टडी है वो फेल्ड हो सकती है फाइंड करने में कि इफ़ेक्ट क्या चल रहा है, क्या उनका प्रभाव पड़ा है। एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ म्यूसल्स इंजेक्शन
माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिक बिट्स। ठीक है, एक इन्वेस्टिगेशन की गई किसके बारे में, जो मूसल्स कौन होते हैं, समुद्री जीवी होता है, एक प्रकार का कीड़ा होता है। वो क्या कर गया था, इंजेक्शन यानी खा लेना, एंटर हो जाना किसी चीज़ का, माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिक बिट्स को खा गया था, मतलब छोटी छोटी प्लास्टिकों को वो खा गया था। द प्लास्टिक मूव्ड फ्रॉम द मुसल्स स्टोमक्स। देखिए यहाँ पर एपस्ट्रॉप का देखो ये प्लूरल बनाया गया है ना, तो देखिए प्लूरल है, ये मूसल से लिखा है इसलिए एक ही जगह एपस्ट्रॉप का प्रयोग किया गया है। तो वो क्या करती है, प्लास्टिक जो मूसल्स है इसके पेट से होती हुई इसकी ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, जहाँ पर ब्लड बहता है। ठीक है, साइंटिस्ट्स फाउंड, इन्होंने ये पाया, किसने, वैज्ञानिकों ने, एंड स्टेड और स्टेड देयर फॉर वीक्स, और उस पर बात पर वो टिके रहे 4 सप्ताह तक। बट डिडंट सीम टू स्ट्रेस आउट द सेलफिश, लेकिन ये शेल फिश जो होती है, जो भी कोई प्रजाति होती है, उसके बारे में ये पता नहीं कर पाए कि उसके साथ ऐसा क्या होता है। अ लॉट ऑफ ओशियन डेब्रिस इज़ माइक्रोप्लास्टिक, जितना भी समुद्री कचरा होता है उसमें से ज़्यादातर क्या पाया जाता है, माइक्रोप्लास्टिक होता है, और पीसेज स्मॉलर देन 5 मिलीमीटर्स। ठीक है, माइक्रोप्लास्टिक होता है या ऐसे पीसेज होते हैं प्लास्टिक के जो 5 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं। दीज मे बी द बेट्स फ्रॉम अ फेशियल स्क्रब। ये क्या हो सकते हैं, फेशियल स्क्रब, जो आप स्क्रब करते हो ना गोरा होने के लिए, ब्लैक हेड्स हटाने के लिए, वो हो सकते हैं। फाइबर्स हो सकते हैं, शेड बाय सिंथेटिक क्लॉथिंग इन द वॉश। फाइबर्स होते हैं, जैसे कोई क्लोथ्स बनाते हैं, हम कपड़े बनाते हैं तो उसमें जो धागे रहते हैं छोटे छोटे से, वो भी अपन फेंक देते हैं, है ना। और एरोडेड रेमनेंट्स ऑफ लार्ज डेब्रिड्स, और बड़ा बड़ा कचरा भी इसमें हो सकता है। कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ स्टडीज़ इन्वेस्टिगेटिंग लार्ज स्केल डेब्रिस, अगर हम तुलना करें कि जितनी भी बड़ी बड़ी स्टडी की गई है लार्ज स्केल डेब्रिस की, कि बड़ा बड़ा कचरा है, रॉकमैन्स ग्रुप फाउंड लिटिल रिसर्च ऑन द इफेक्ट्स ऑफ दीज टाइनी बिट्स। ठीक है, तो रॉकमैन को बहुत ही ना के बराबर रिसर्च उनको मिली कि जो टाइनी बर्ड्स का किसी ने उल्लेख भी किया है या नहीं किया है, ठीक है, की तुलना में। नेक्स्ट देखना, देयर आर ऑल्सो, शी एड्स, इसमें वो थोड़ा और बात को आगे बढ़ा के बोलती हैं, अ लॉट ऑफ ओपन क्वेश्चंस अबाउट द वे दैट ओशियन डेब्रिस कैन लीड टू सी क्रिएचर डेथ। और भी बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि ये ओशियन का जो डेब्रिस है, मतलब समुद्री कचरा, कैसे सी क्रिएचर को, समुद्री जीवों को मार देता है। मैनी स्टडीज़ हैव लुक्ड एट हाउ प्लास्टिक अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एनिमल। बहुत सारी स्टडीज़ ने इस चीज़ को भी देखा है कि प्लास्टिक कैसे एक पर्टिकुलर जानवर को मार देती है, और दैट एनिमल्स टिश्यूज़ और सेल्स, या और उनके उनके जो टिश्यूज़ हैं, उनकी जो कोशिकाएं, उन पर भी कैसे हमला करती है। रादर देन होल पॉपुलेशन, मतलब कि पूरी पॉपुलेशन के बारे में उन्होंने नहीं किया, केवल एक जानवर के बारे में वो बोल देते हैं। एंड इन द लैब साइंटिस्ट्स ऑफन यूज़ हायर कंसनट्रेशन ऑफ प्लास्टिक देन व्हाट्स रियली इन द ओशन। और कई बार क्या होता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो ओशन में मिलती है उससे भी ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन की प्लास्टिक का यूज़ करते हैं और फिर चेक करते हैं लैब में। नन ऑफ दैट टेल्स अस हाउ हाउ मैनी बर्ड्स और फिश और सी टर्टल्स कुड डाई फ्रॉम प्लास्टिक पॉल्यूशन। लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि जो पक्षी हैं, फिश हैं, मछलियाँ हैं, कछुए हैं, ये कैसे मर जाते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन से। और हाउ डेथ्स इन वन स्पेसीज कुड अफेक्ट दैट एनिमल्स, प्रीडेटर्स और रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम। और कैसे बता देती है कि भैया आपने एक स्पेसीज का पता कर लिया और उसके बिहाफ पर आप पूरे की पूरे बता दो कि सारे समुद्री जीवों को खतरा हो सकता है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो ये रॉकमैन ने कहा था। वी नीड टू बी आस्किंग मोर इकोलॉजिकली रिलेवेंट क्वेश्चन, हमें और भी इकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता है। रॉकमैन सेज, ऐसा रॉकमैन ने कहा, यूजली साइंटिस्ट डू नॉट नो हाउ डिजास्टर्स लाइक ऑयल स्पिल्स और न्यूक्लियर मेल्टडाउन विल अफेक्ट द एनवायरनमेंट अंटिल आफ्टर दे हैव हैपेंड। ठीक है, और जो साइंटिस्ट हैं वो जनरली कभी भी नहीं बता पाते कि जो ऑयल का फैल जाना, तेल का फैल जाना, ऑयल्स में फैल जाता है समुद्रों में, या न्यूक्लियर मेल्टडाउन, न्यूक्लियर जो चीज़ें हैं उनका पिघल जाना, ये एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगे, पहले से नहीं बता पाते।
जब तक वो घटित नहीं हो जाते। पहले वो क्या होते हैं, घटित हो जाते हैं, उसके बाद ये लोग बताते हैं, पहले नहीं बता पाते। शी सेज वी डोंट आस्क द राइट क्वेश्चन अर्ली इनफ। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, सही क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। बट इफ़ इकोलॉजिस्ट्स कैन अंडरस्टैंड हाउ द स्लो मूविंग डिजास्टर ऑफ ओशन गार्बेज इज़ अफेक्टिंग इकोसिस्टम। लेकिन यदि इकोलॉजिस्ट यानी कि जो इकोलॉजी के संदर्भ में बात करते हैं, यदि वो बता दें कि कैसे ये स्लो मूविंग डिजास्टर है ओशन गार्बेज के कारण, तो एक मिनट इसको देखता हूँ। इको कैन मूविंग डिजास्टर ऑफ ओशन गार्बेज अफेक्टिंग इकोसिस्टम, दे माइट बी एबल टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम गेटिंग वर्स। तो वो लोग इसको सही कर सकते हैं, ठीक है, उनको वो सुधार सकते हैं। अब इसके क्वेश्चंस देखना। सेलेक्ट द ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट बिलो। क्या है कि मैं थोड़ा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक और पैसेज करवाना है, इसलिए टंग स्लिप मैंने आपको बताया था, मेरी टंग स्लिप हो जाती है। कंप्लीट द स्टेटमेंट बिलो। According to the passage, the significant difference between natural disasters and ecological disasters, especially with reference to marine debris, is that, ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है कि आपके अनुसार, आप पैसेज में आपने जो पढ़ा है उसके अनुसार क्या है, मतलब इसका कारण क्या है कि और अंतर कितना है नेचुरल डिज़ास्टर में और इकोलॉजिकल डिज़ास्टर में, क्या घटना होती है। तो इसमें हम देखते हैं, और किसके संदर्भ में पूछ रहा है, समुद्री कचरे के संदर्भ में। पहला देखते हैं, इकोलॉजिकल डिजास्टर्स आर नॉट नेचुरल एंड मैन मेड। ऐसा है क्या, जो इकोलॉजिकल डिजास्टर्स है वो नेचुरल नहीं है और मैन मेड भी नहीं है, मानव द्वारा निर्मित भी नहीं है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की, ठीक है। नेक्स्ट देखना, द लेटर कैन बी प्रिडिक्टेड एंड प्रिवेंटेड। जो बाद वाला है, बाद वाला मतलब इकोलॉजिकल डिजास्टर, इसकी बात कर रहा है, वो क्या है, प्रेडिक्टेड है, उसकी हम बता भी सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं और उसको से बच भी सकते हैं। नेक्स्ट देखना, ओशियन डेब्रिस डज नॉट कॉज नेचुरल डिजास्टर बट कुड बिकम मोर डेंजरस। ओशियन डेब्रिस है, जो कचरा है, वो प्राकृतिक आपदा को कारण नहीं होता, और वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, डेंजरस होता है, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसी कोई बात करिए क्या भाई, ये प्राकृतिक जब बाढ़ आती है ना, तो जिससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, बहुत लोगों को डुबा के ले जाती है। बाढ़, फ्लड आना, ये क्या है आपका, ये नेचुरल डिज़ास्टर है। अर्थक्वेक आना, ये भी क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर है। लेकिन जो इकोलॉजिकल प्लास्टिक कचरा फेंक देना, ये कैसा है, मैन मेड द्वारा है, ये आदमियों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा निर्मित ये डिज़ास्टर है। वी स्टडी द फॉर्मर आफ्टर दे हैपन एंड द लेटर बिफोर दे हैपन। हम क्या करते हैं, जो फॉर्मर मतलब पहले वाले की, नेचुरल डिज़ास्टर की स्टडी हम कब स्टडी करते हैं इसकी, जब वो घटित हो जाती है, और लेटर बिफोर दे हैपन, और पहले वाले की कब करते हैं, जब वो घटित नहीं हुई होती। तो भाई देखो, ये ऑप्शन भी डी वाला आपका क्या है, गलत है। इसमें उल्टा बोला जा रहा है। क्या किया जाता है भाई, कि जब ये इकोलॉजिकल जब डिज़ास्टर हो जाता है उसके बाद हम उसकी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इसमें ये दिया हुआ था, इसमें मिल जाता है तो ठीक है। मैंने कहाँ पर पढ़ा था इसको, अभी हमने पढ़ा था, इसी एक लाइन थी, ठीक है। आप एक बार इसको रिवाइज करके देख लेना, ठीक है। इसमें पढ़ा था कि ऐसी चीज़ इसमें पढ़ी थी कि जो इकोलॉजिकल डिज़ास्टर है, जो डेब्रिस है, इसको ये कब, जैसे ऑयल फैल जाना, ठीक है, स्पिल द ऑयल वगैरह इसमें दिया हुआ था। कहाँ पर था, हाँ ये है, देखिए बता देता हूँ। डिज़ास्टर लाइक स्पिल द ऑयल और न्यूक्लियर मेल्टडाउन्स विल अफेक्ट द एनवायरनमेंट अनटिल आफ्टर दे हैव हैपन्ड। उसके बाद में ही साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसकी रिसर्च। तो इसका जो ऑप्शन है ये है कि भैया जो बाद वाला है, मतलब इकोलॉजी डिज़ास्टर को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, और उससे बचा भी जा सकता है। कैसे, कचरा ना फैला वो समुद्र में जाके, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द सेंट्रल थीम डेवलप्ड इन द पैसेज। इनमें से ऑप्शन में से सिलेक्ट करो जो सेंट्रल थीम बताए, ठीक है, पैसेज के बारे में जो क्या बताए, सेंट्रल थीम बताए। देखना, रिसर्च हैज़ टू ओनली इंक्लूड स्टडीज़ ऑन द इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो प्लास्टिक ऑन इकोलॉजी। रिसर्च को क्या इंक्लूड करना चाहिए, केवल क्या इंक्लूड करना चाहिए, स्टडी केवल
ये इंक्लूड करना चाहिए कि माइक्रो प्लास्टिक की वजह से हमें क्या क्या प्रभाव हमें पड़ सकता है, केवल ये स्टडी करना चाहिए रिसर्च में। नेक्स्ट देखना, फ्यूचर इकोलॉजिकल रिसर्च ऑन मराइन डेब्रिस मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इकोलॉजिकल डिजास्टर एंड प्रिवेंट इट। बिल्कुल सही बात है। देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ये बात कहाँ पर बोला ये है इन्होंने, देखो यहाँ पर ये बोली है। देखिए हाँ, दे माइट बी एबल टू प्रिवेंट थिंग्स फ्रॉम गेटिंग वर्स, ये यहाँ पर बात की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41 का आंसर हो जाएगा बी वाला आंसर। ठीक है। करेंट रिसर्च ऑन द इम्पैक्ट ऑफ मैरिन डेब्रिस इज़ नॉट इफेक्टिव, ये क्या है, फालतू की चीज़ें। पेपर्स पब्लिश्ड अप टू 2013 एम्प्लॉय प्रॉपर की तो बातें की नहीं गई हैं इसमें, तो ये सब क्या है, फालतू के ऑप्शन है। और ये जो चीज़ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती जब तक आप ग्रो नहीं करेंगे, आप धीरे धीरे आप पढ़ना नहीं सीख जाएंगे। और इस चीज़ को पढ़ने में, समझने में, चाहे आप अभी से द हिंदू पढ़ने लगो, चाहे आप मत पढ़ो, ये जो चीज़ है ये देर सवेर ही आएगी। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी मैं भी सुनता था भाई, सब आके बोलते थे द हिंदू से हमने पढ़ाई की, द हिंदू से हमने पढ़ाई की। कोई ये नहीं बताता कि उनने पढ़ाई कब से की है। उनको 3-3 साल हो जाते हैं, 2-2 साल हो जाते हैं उन्हें, तब जाके वो हिंदू पर हाथ लगा पाते हैं। ऐसे चीज़ें नहीं आएंगी समझ में, ठीक है। और यदि आपने अभी ही पढ़ना स्टार्ट किया है ना, तो आपसे तो ये सजेशन है कि आप तो अभी ग्रामर के रूल्स कीजिए, इनकी कोई ट्रिक्स नहीं है, और जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप कर लीजिए बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखना, वॉट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज़ द प्रॉब्लम विथ पेपर्स रिपोर्टिंग सी बर्ड्स ईटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, मतलब जो ऑथर के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है विथ पेपर्स, उन पेपर्स के साथ जिन्होंने सी बर्ड्स जो प्लास्टिक खा जाते हैं उनके बारे में उन्होंने लिखा है। क्या है देखना, दीज साइंटिस्ट्स डू नॉट आस्क इकोलॉजिकली रिलेवेंट क्वेश्चन। जो ये वैज्ञानिक हैं ये इकोलॉजिकली रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछते। ऐसी बात की थी, साइंटिस्ट नहीं पूछते कि इकोलॉजी वाले नहीं पूछते साइंटिस्ट से, तो ये तो गलत है। द साइंटिस्ट आर कॉन्सेंट्रेटेड प्लास्टिक टू जनरेट डाटा। साइंटिस्ट का ध्यान कहाँ पर होता है, प्लास्टिक पर क्यों रहता है, जिससे वो डेटा को क्या करें, जनरेट करें। वी एग्री विद द परसेप्शंस ऑफ द साइंटिस्ट बट नॉट देयर मेथड। हम अग्री करते हैं जो उनका दृष्टिकोण है साइंटिस्ट का, उससे हम एग्री करते हैं, लेकिन उनके मेथड से नहीं करते। ये कौन सी बात हुई। जनरलाइजेशंस अबाउट होल पॉपुलेशन गेटिंग अफेक्ट लैक वेरीफिएबल डेटा। तो देखिए बिल्कुल सही बात है इसमें। देखो जो रॉकमैन थी उन्होंने क्या बोला था कि भाई इनके जो पेपर में इन्होंने क्या किया, एक ही स्पीसीज़ को देखकर पूरे इकोलॉजी को इन्होंने थ्रेड कर दिया है कि भैया एक को ये एक पर टेस्टिंग करते हैं और बाकी सभी को छोड़ देते हैं। तो इसका ये जो चीज़ है यहाँ पर जो गलती होने, जहाँ पर जो बात की गई है ऑथर ने, वो इस पर की गई है। वो क्या कर लेते हैं, जनरलाइजेशन कर देते हैं, मतलब सभी को सामान्य मान लेते हैं, मतलब कछुए को, मछली को और जो कीड़े मकोड़े उन सभी को एक ही मान लेते हैं, और उन्हीं के बिहाफ पर वो क्या कर देते हैं, उसी के बिना पर वो सारे का सारा अपना स्टेटमेंट दे देते हैं। तो ये वाली चीज़ कही गई है पैसेज में। ठीक है, नेक्स्ट देखना, select the option to complete the statement below. The perceived danger of ocean trash यानी वही कचरा for marine life are in a majority of cases। जो भी डेंजर के बारे में, जो भी ओशियन ट्रैश, समुद्र की गंदगी के बारे में, जो भी डेंजर की रिस्क की बात की गई है, उनमें से जो ज़्यादातर केस हैं वो कैसे हैं, गलत हैं, प्रीमेच्योर हैं, वैलिड हैं, बड़ा चढ़ा कर बताए गए हैं। एग्जैजरेटेड यानी क्या होता है, बड़ा चढ़ा कर बताना। तो आप देखना यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इन 83% ऑफ केसेस द परसीव्ड डेंजर ऑफ ओशियन ट्रैश वर प्रूव्ड ट्रू। मतलब कि क्या है, ट्रू है, सच्चाई है। मेजॉरिटी केसेस कैसे हैं, सत्य हैं यानी कि वैलिड हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द examination of the 100 odd papers on marine debris
एंड इट्स इकोलॉजिकल इम्पैक्ट बाय रॉकमैन एंड हर कलीग्स इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऐसा निष्कर्ष है जो 100 और पेपर्स को डेब्रिज के ऊपर जो पढ़ा था उसके ऊपर एग्जामाइन किया गया है और इट्स इकोलॉजिकल इम्पैक्ट और इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट रॉकमैन और उसके कलीग द्वारा जो बताई गई है वो नॉट करेक्ट है, जो सही नहीं है पैसेज में। ठीक है, तो देखना, इश्यूज विथ फोकस स्कोप एंड फाइंडिंग्स ऑफ प्रीवियस रिसर्च इन्फॉर्म फ्यूचर स्टडीज़। किस कारण से उन्हें मुद्दा बना था, उनको क्या मुद्दा लग रहा था इस चीज़ में कि जो इशू है कि फोकस स्कोप एंड फाइंडिंग्स ऑफ प्रीवियस रिसर्च इन्फॉर्म फ्यूचर स्टडीज़, इस प्रकार की कोई बात थी क्या कि उनको फोकस और फाइंडिंग से परवाह थी उन लोगों को, ये इन चीज़ों को वो रिसर्च कर रहे थे, फ्यूचर स्टडी कर रहे थे कि वो अपने जो प्रीवियस रिकॉर्ड थे उनकी स्टडी कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो? ठीक है, वो कर रहे थे, अगर मतलब कि वो जो पास्ट की स्टडीज़ थी उनको पढ़ रहे थे वो। ठीक है, नेक्स्ट देखना, more than 50% of the past ecological studies fail to perceive the threat posed by marine debris। तो देखिए इसमें आपको इनकरेक्ट देखना है, तो पहला ऑप्शन आप देखना, पहले ऑप्शन में ये दिया गया है कि वो लोग क्या चीज़ देख रहे थे, इशू विद द फोकस स्कोप एंड फाइंडिंग्स ऑफ प्रीवियस रिसर्च इन्फॉर्म फ्यूचर स्टडीज़। वो पिछले जो रिकॉर्ड्स थे इसमें दिया हुआ है, सॉरी मैं पढ़ नहीं पाया, जो प्रीवियस रिकॉर्ड थे, प्रीवियस रिसर्च थी, उनको खंगाल रहे थे, उनको चेक कर रहे थे जिससे कि वो फ्यूचर स्टडी कर पाएँ। तो ये तो सही है, ये वाली बात तो हुई थी। मोर देन 50% ऑफ द पास्ट इकोलॉजिकल स्टडीज फेल टू परसीव द थ्रेट्स पोस्टेड बाय द मरीन डेब्रिज। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मोर देन 50% वाला। देखिए उसको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप देखना, ये दिया हुआ है इसमें, इन मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग केस। देखिए 83% तो कैसे थे? सही थे, बाकी गलत कितने थे, कितने बच गए आपके? 27%। ये क्या थे? गलत थे। और इसमें कितना बता रहा है? मोर देन 50%, मतलब 50% से अलग जो स्टडी की गई थी वो सब खराब थी। तो ऐसा है क्या पैसेज के अंदर? ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और बाद बाकी आप इसको खुद से करके देखना, एक और बार समझ के करके देखना, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें फिर से पैसेज आ गया, मुझे लगता है काफ़ी टाइम तो इसी पैसेज को समझाने में चला गया। ठीक है, इसलिए पैसेज आप खुद से करके देखेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और पैसेज की क्लोज टेक्स्ट की कोई ट्रिक नहीं है। आप इसको अगर हिंदी करके देखोगे तो आपके लिए और ही ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हिंदी कर करके आप कभी भी उसको सही नहीं कर सकते, आपको इंग्लिश में ही समझ बनानी पड़ेगी। ठीक है, हिंदी क्या है, हिंदी कोई करवाएगा समझ के, मैं पढ़ के समझा दूंगा तो मतलब क्या है उससे, आपकी नॉलेज कहाँ से बढ़ी? तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए क्लोज टेस्ट की और पैसेज की। ठीक है, अब इसमें देखना एक ये एरर बता देता हूँ मैं इसमें, है ना, आइडेंटिफाई द सेगमेंट एरर, लुपिन इज़ वन ऑफ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। देखिए यहाँ पर ही गलती हो गई, मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ के बाद, टू ऑफ के बाद, आइदर ऑफ के बाद, नाइदर ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन आता है वो कैसा आता है? प्लूरल आता है। यहाँ पर नाउन कौन सा दिया है? सिंगुलर दिया हुआ है, तो पर्सन्स का प्रयोग इसमें किया जाएगा। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? पर्सन्स का प्रयोग किया जाएगा। ये देख लेना डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले। मारिया कंप्लेंड दैट दो देयर वर मैनी शॉपिंग सेंटर्स इन दुबई दे वर ऑल एक्सपेंसिव। अब देखते हैं भैया, मारिया सेड द मैनी शॉपिंग सेंटर्स, दिया हुआ है क्या? द मैनी क्या है इसमें? दो, वो सब गायब कर दिया, तो ये गलत है, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखना, मारिया सेड देयर वर मैनी शॉपिंग, ठीक है, इसमें दिया हुआ है सेंटर्स। देखिए हाँ, देयर वर दिया है, आपको डायरेक्ट है, आपको आप अगर इसका इनडायरेक्ट बनाओगे वर का तो हेडविन में जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है? गलत हो जाएगा। मारिया सेड देयर हैव बीन, ये तो वैसे ही गलत हो गया, हेल्पिंग वर्ब से हेड भी नहीं दिया, इसमें क्या दिया है? वर दिया हुआ है, ये देखिए वर दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट देखना, मारिया सेड दो देयर आर मैनी शॉपिंग सेंटर्स, बिल्कुल सही बात है। अब इसको आप देखो, सैड में ये दिया हुआ है, इसको आप पास्ट में बनाओगे तो आर का क्या हो जाएगा? वर। यहाँ भी आर का क्या हो जाएगा? वर। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा हो सकता है बोरिंग लगा हो, क्योंकि देखिए पैसेज करवाना ये सब
काफ़ी टाइम टेकिंग है और मुझे नहीं लगता आपके पास समय है इतना कि आप इस वीडियो को देखो, फिर शेयर करो, फिर दोबारा से देखो। बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि पेपर जो आप बोल रहे थे थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कि इसके जो बाकी के पार्ट्स थे, मतलब कि जो रीजनिंग और जीके थी, वो काफ़ी सरल थी। यदि आप उसमें टाइमिंग अच्छी ले आते तो इस एग्ज़ाम को भी आप आराम से निकाल देते। कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इस एग्ज़ाम में आराम से आप 80 से अब मार्क्स ला सकते थे आराम से, और फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके बढ़ जाते मार्क्स, है ना। तो पढ़ते रहिए, और फ्रेजल वर्ब की वीडियो मैं अब डालना स्टार्ट कर दूँगा। थैंक यू।